हेलो एवरीवन, वेलकम टू वो चैनल। आज हम मम्स की बात करेंगे जिसे पैरोटाइटिस भी बोलते हैं और आम लैंग्वेज में या हिंदी भाषा में इसे गलसुआ बोलते हैं और हमारे आयुर्वेद में इसको बोलते हैं कर्णमूल शोथ। तो इसमें इसको क्या होता है, कर्णमूल शोथ हो जाता है। उसके बाद इसमें इसकी डेफिनेशन हो सकती है। तो mumps is an acute viral infection of a childhood that typically involves swelling of one or both parotid gland, although many different organs can be infected. इन्होंने कहा है कि मम्स एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि टिपिकली बच्चों में ही देखा जाता है, एडल्ट में भी पाया जाता है कुछ केसेस में, पर मोस्टली ये बच्चों में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है हमारी, वो या तो एक तरफ की सूज जाएगी या दोनों तरफ की पैरोटिड ग्लैंड जो है स्वेलअप हो जाएगी। और इसके अलावा पैरोटिड ग्लैंड के अलावा भी अदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब इसकी एटियोलॉजी पढ़ेंगे। तो एटियोलॉजी क्या है, मम्स इज़ ए आरएनए वायरस। मम्स का जो वायरस होता है वो आरएनए वायरस होता है। जीन क्या होती है उसकी, रुबेला वायरस होती है। फैमिली होती है पैरामॉक्सीविरिडिया विच ऑल्सो इंक्लूड द पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। ओनली वन सीरोटाइप इज़ नोन। इसका हमें एक ही सीरोटाइप पता है। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये एयरबॉर्न ड्रॉपलेट फॉर्मेट्स होते हैं। ये एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड हो जाते हैं, या तो सलाइवा के थ्रू होंगे या यूरिन के थ्रू होंगे। उसके बाद दे रखा द वायरस हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम सलाइवा एज लॉन्ग एज 6 days बिफोर और अप टू 9 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड स्वेलिंग। तो मतलब कि वायरस को हम कब 6 दिन पहले या फिर 9 दिन तक कर सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड के स्वेलिंग से पहले तक, ठीक है। उस पर ट्रांसमिशन डू नॉट सीम्स टू अकर मोर देन 24 hours बिफोर द अपीयरेंस ऑफ स्वेलिंग एंड लेटर देन 3 days आफ्टर इट हैज़ सबसाइडेड। मतलब कि ट्रांसमिशन जो है वो तब तक 24 घंटे के अंदर हो जाएगा या उससे पहले हो जाएगा, और स्वेलिंग जो है वो 24 घंटे से पहले नहीं दिखेगी, या फिर 3 दिन के बाद जो होती है स्वेलिंग सबसाइड हो जाती है ट्रांसमिशन के बाद। वायरस हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम यूरिन फ्रॉम द 1st to 14th day आफ्टर ऑनसेट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड स्वेलिंग। यूरिन से हम वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं 1st to 14 day, जब उसका सलाइवरी ग्लैंड्स भी स्वेल हो जाते हैं तब तक। उसके बाद दे रखा है पैथोजेनेसिस। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या होगी, कैसे ये वायरस जाके हमारी बॉडी में कैसे इन्फेक्ट करेगा, ये सारी पैथोजेनेसिस इसमें दे रखी है। तो इनोकुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पहले पे तो जाके इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे अटैक करेगा, फिर वहाँ पे रेप्लिकेशन, मतलब अपनी काउंटिंग बढ़ाना शुरू कर देगा, रेप्लिकेट होना शुरू कर देगा, फिर वायरेमिया कॉज करेगा, फिर सिस्टमिक इन्फेक्शन, अब सिस्टम में जाकर इन्फेक्शन का कॉज करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहला सिस्टम हमारा इसमें कौन सा पकड़ लेगा, पेनक्रियाज है। जैसे अगर पेनक्रियाज को पकड़ लिया तो पेनक्रियाज को तभी पकड़ेगा जब उस बच्चे में जुवेनाइल डायबिटीज़ का ऑनसेट मिलेगा, कि मतलब उसमें जुवेनाइल डायबिटीज़ है, तो उसके पेनक्रियाज को जाके इफेक्ट करेगा। टेस्टिस को कर सकता है, ओवरीज को कर सकता है, पेरिफेरल नर्व्स को कर सकता है, आइज़ को कर सकता है, इनर ईयर को इफेक्ट कर सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी नहीं छोड़ता है। फिर आई पैरोटिड ग्लैंड के बाद, मोस्टली जो है पैरोटिड ग्लैंड को ही जाके अटैक मारना है इसको, तो वही मारता है। फिर है वायरस मल्टीप्लाई इन द डक्टल एपिथेलियम सेल्स। जो पैरोटिड ग्लैंड होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड में डक्टल एपिथेलियल सेल्स में जाके वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करने का काम कर देता है। फिर लोकल इन्फ्लामेशन कॉज मार्क्ड स्वेलिंग। अब जहाँ पे इन्फ्लामेशन है वहाँ पे स्वेलिंग तो मिलेगी, तो वहाँ पे लोकल इन्फ्लामेशन होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होना चाहिए। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होगा वो 14 से 18 दिन का होगा। और उसके बाद है नॉन स्पेसिफिक प्रोड्रोम माइल्जिया, स्पेसिफिक इन नेक, हेडेक होगा, लो ग्रेड फीवर मिलेगा। माइल्जिया मतलब मसल पेन मिलेगा, स्पेशली मसल्स जो होंगी, नेक की मसल्स होंगी उनमें ज़्यादा पेन होगा। ऊपर से हेडेक मिलेगा, लो ग्रेड फीवर भी मिलेगा। टिपिकली प्रोसीड द पैरोटिड स्वेलिंग बाय 12 to 24 hours इन 30 to 40% केसेस। तो पैरोटिड स्वेलिंग जो है वो बढ़ती चली जाती है 12 से 24 घंटे के अंदर। अब ये हमारी होती है पैरोटिड ग्लैंड, जहाँ पे जाके ये अफेक्ट करता है ज़्यादातर लोगों को, इन्हीं की स्वेलिंग हो जाती है। और ये सबलिंगुअल ग्लैंड्स और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स को भी अफेक्ट करता है।
तो खाली यही नहीं समझना है कि खाली पैरोटाइट को ही अफेक्ट करता है, और भी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ। फिर दे रखा स्वेलिन पैरोटाइड ग्लैंड्स लेफ्ट द ईयर लोब अपवर्ड एंड आउटवर्ड एंड द एंगल ऑफ मैंडिबल इज ऑब्सक्योर। मतलब कि जो पैरोटाइड ग्लैंड की स्वेलिंग होगी वो ईयर लोब की तरफ बढ़ेगी और क्या करेगी, उसको बाहर की तरफ को उभार देगी। स्वेलिंग हो जाती है तो बाहर को उठा उठा सा लगता है तो वो होगी। और जो मैंडिबल का एंगल होगा, जो हमारी मैंडिबल की एंगल्स जो दिखाई देते हैं वो क्या होंगे, दिखाई देना बंद हो जाएंगे। उसके बाद रखा है कॉमन कंप्लेंट्स क्या मिलेंगी। अब क्या क्या कॉमन कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट हमारे पास आएगा कि उसको ईयर एक ऑन साइड ऑफ द पैरोटाइड इन्वॉल्वमेंट, मतलब उसका कान भी दर्द होगा, साथ में पैरोटाइड ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होंगी। डिस्कम्फर्ट विद ईटिंग और ड्रिंकिंग एसिडिक फूड, एसिडिक फूड खाने में उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, ना वो पी पाएगा ना ही वो खा पाएगा सही से। सिस्टमिक सिम्टम्स इंक्लूडिंग फीवर यूजुअली रिजॉल्व विद इन 3 to 5 days। सिस्टमिक सिम्टम्स अगर देखे जाएँ तो उसको फीवर देखने को मिलेगा जो कि 3 से 5 दिन में सही भी हो जाएगा। स्पाज्म ऑफ मैस्टिकेटिंग मसल्स कैन अकर, मतलब कि स्पाज्म होगा मसल्स में, जो मैस्टिकेटिंग मसल्स हैं, जो हमारी चबाने वाली मसल्स हैं, उनमें क्या होगा, स्पाज्म होना शुरू हो जाएगा, दर्द होगा। और फिर है सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स में ऑल्सो बी इन्वॉल्व एंड मोर्बिफिलम रैशेस इन सम केसेस। अब मैंने आपको पहले भी बताया था सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे। देखिए ये वाले जो सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। उसके बाद दे रखा है, और जो मॉर्बल फॉर्म रैशेस जो होते हैं वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। ये इस तरीके के रैशेस देखने को मिलते हैं फेस पे, ये होते हैं मॉर्बल फॉर्म रैशेस। उसके बाद है कि पैरोटाइड स्वेलिंग सबसाइड विद इन 7 to 10 days, 7 से 10 दिन के अंदर उसकी पैरोटाइड स्वेलिंग भी सबसाइड हो जाएगी, ख़त्म होने लगेगी। एडोलसेंट एंड एडल्ट हैव मोर सीवियर डिसीज़, एडोलसेंट और जो एडल्ट्स होते हैं उनको ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट करती है। अब कॉमन सिम्टम्स जो हैं ये दिखा रखे हैं, हेडेक होगा उसको, पेन इन जॉइंट्स होगा, स्वेलिंग पैरोटाइड ग्लैंड, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, फीवर होगा, ड्राई माउथ होगा। तो इसके लिए उसको MMR वैक्सीन लगवा के प्रिवेंशन दिलाएंगे। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगे, CNS इन्वॉल्व, अगर 60% केसेस में CNS इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। और एपिडाइडेमो ऑर्काइटिस होने के चांसेस हैं, यूनिलेटरल भी हो सकती है ये, और मे लीड टू एट्रोफी, स्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट, may manifest with the aspect meningitis, encephalitis, cerebral ataxia and deafness। मतलब कि ये सारे कॉम्प्लिकेशंस उसमें बच्चे में देखने को मिलेंगे। अर्थराइटिस, मेस्टाइटिस, नेफ्राइटिस, पैनक्रेटाइटिस, ओफ्राइटिस, मायोकार्डाइटिस और मिसकैरेज, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे कि इस बच्चे को मम्स क्या है या नहीं है, तो रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, पर हाँ करा के देख सकते हैं। वैसे IgG एंड IgM एंटीबॉडी जो हैं कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। एलाइजा टेस्ट बहुत ही यूज़फुल है इसमें। मम्स वायरस कैन बी कल्चर्ड फ्रॉम द सलाइवा, सलाइवा से ले सकते हैं मम्स का वायरस, ब्लड से, यूरिन से, और जो भी इन्फेक्टेड टिश्यूज़ हैं उनसे, CSF से ले सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, वायरल थेरेपी, एंटीवायरल थेरेपी चलाएंगे। ट्रीटमेंट जैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, उसका ट्रीटमेंट एंटायरली सपोर्टिव होगा। उसका ट्रीटमेंट जो होगा सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही करेंगे, मतलब जो भी उसके सिम्टम्स आते जाएंगे उसी के हिसाब से उसको मेडिसिन देते जाएंगे। अब जैसे उसको फीवर है तो उसे एंटीपायरेटिक दे देंगे। एंटीपायरेटिक में हमारे पास कौन कौन सी, आइबुप्रोफेन और एसिटामिनोफेन दे सकते हैं। डाइट शुड बी एडजस्टेड टू द पेशेंट इज़ एबिलिटी टू च्यू, मतलब उसकी डाइट को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि वो उसे चबा सके, ऐसा खाना देना है उसे कि वो उसे इजीली चबा सके, उसको दिक्कत ना हो। मम्स अर्थराइटिस है तो उसमें एनासिड्स दे सकते हैं। और उसके बाद प्रिवेंशन कैसे करेंगे, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीनेशन करा सकते हैं, उसका वैक्सीन लगवा देंगे। द इनिशियल मम्स इम्यूनाइजेशन यूजुअली एज MMR वैक्सीन एट 9 month, हम MMR वैक्सीन जो है वो लगवाएंगे 9 month पे। सेकेंड डोज जो होती है उसकी वो 2 साल पे लगती है, या 4 to 8 week फ्रॉम फर्स्ट डोज, फर्स्ट डोज की 4 या 8th वीक पे लगती है। थर्ड डोज जो होती है वो 4 से 6 साल पे हम उसकी लगवा देंगे, जैसा कि हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अपना पढ़ते ही हैं, उसी तरीके से इसमें सारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल उसका फॉलो करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं।